जो असाइनमेंट्स मैंने दिए थे, उसी में से आपके यस सर। मैक्सिमम कंटेंट एग्ज़ाम्स का कवर होगा। जो अभी स्पीच एग्ज़ाम होने वाले हैं वो उसी में कवरिंग यस होगी। सर। तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस में से ही आपके वो वाले क्वेश्चंस आएंगे जो 4 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप, जो आपको लिखने हैं प्रॉपर। ओके ठीक है। बाकी अभी थोड़ा टेस्टिंग का मैं सर। आज शुरू कर देता हूँ। इसके बाद फिर देखते हैं क्लास वगैरह कब होती है, किस टाइप से होती है। अच्छा, मैं एक ग्रुप में ना नोट्स ठीक। डाल रहा हूँ टेस्टिंग के, क्योंकि हम लोगों को यस बोला सर। है कि आप लोगों को वैसे नहीं पढ़ाना है। क्या कहते हैं, बुक्स यूज़ नहीं करनी है, तो इसलिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ आप लोगों को। यस सर। आप उनसे भी देख सकते हो। ठीक है सर। आगे होंगे, देखो आपके ग्रुप में नोट्स। एक सेकंड सर। यस सर, इंट्रोडक्शन टेस्टिंग। हाँ, तो इनका भी 12 पेजेस के हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है। अच्छा सर। इसकी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर आप एक बार में देखोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है सर। सर वन न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे? हाँ जी, बोलो। न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे इस बार? नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हैं मैंने। ठीक है, आप लोग पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स में फोकस करो। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल पार्ट ऐसा कोई टफ नहीं है। और नॉर्मली अगर आपको क्वेश्चन पेपर भी आता है तो मेरे ख्याल से उसमें न्यूमेरिकल्स कम आएंगे और थ्योरी ज़्यादा आएगी। न्यूमेरिकल पार्ट मेरे ख्याल से फर्स्ट यूनिट के अलावा और किसी भी यूनिट में आपका इंक्लूड नहीं हो रखा है। ठीक है। बाकी सब में आपको अच्छा। एनालिसिस वगैरह ही करना है डिवाइस सर्किट्स वगैरह का, कि किस टाइप से वो सर्किट पर्टिकुलरली काम करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है सर। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास, क्योंकि लगता नहीं है कि और कोई आएगा। एक ब्रीफ जैसा आपको यस परसों सर। दिया था उसी टाइप से स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है सर।
पीडीएफ खोल लीजिएगा, चाहे अभी मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। ठीक है। स्क्रीन पे यस टेस्टिंग, सर दिख हाँ, रहा है। दिख रहा है, ओके। तो टेस्टिंग यस हम सर। क्यों करते हैं, या फिर डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी जो है उसका बेसिक रीज़न क्या है? ये उसका लेट्स बेसिक रीज़न है, हाँ बोलो। ओके, जो टेस्टिंग हम बेसिकली करते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हम अपनी डिवाइस को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हम परफेक्ट उसको तभी बना पाएंगे जब हम उसको टेस्ट करेंगे और उसमें फॉल्ट्स निकालेंगे। तो एक सिंपल सा यस एल्गोरिदम सर। लिखा हुआ है, एक सिंपल सा एल्गोरिदम यहाँ पे शो कर रखा है कि टेस्टिंग आप परफेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। तो परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आप रीडिज़ाइन और रीमेक करते रहो, और तब तक करते रहो जब तक कि डिज़ाइन हमारा परफेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है। ठीक। तो जब हम वीएलएसआई टेस्टिंग की बात करते हैं, वीएलएसआई टेस्टिंग में हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है। मतलब उस डिवाइस के इनपुट्स कितने हैं, आउटपुट कितने हैं, और उसको काम क्या करना है। जब हमें ये पता होगा कि उस टेस्टिंग की स्पेसिफिकेशन क्या है, तभी हम उस डिवाइस को टेस्ट कर सकते हैं। द वीएलएसआई टेस्टिंग वन शुड नो द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग टेस्टेड and then devise the test such that if the object produces the expected response, then it conforms to the specification can be guaranteed। इसका मतलब हमें प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, और उसके साथ फिर हम उन स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट को डेवलप करते हैं। टेस्ट को ऐसे डेवलप करना है कि एक बार टेस्ट डेवलप हो गया तो वो प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन को एक साथ चेक कर सकें। ठीक है। तो जब हम वीएलएसआई और इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले फॉल्ट मॉडलिंग की बात करते हैं। मतलब फॉल्ट क्या क्या डिवाइस में हो सकते हैं, और उन फॉल्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। एक बार वो फॉल्ट रिप्रेजेंट हो गए तो स्पेसिफिकली उस फॉल्ट से रिलेटेड हम टेस्ट बना सकते हैं। So electronic testing uses fault modeling, and tests are generated using assumed fault model. In the testing, successful experience will fault model gives its credibility, and eventually reliability is expected when the high percentage of model fault is tested। ठीक है। तो हम किसी भी डिवाइस में एक फॉल्ट निकालते हैं, उस फॉल्ट को मॉडल करते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि वो फॉल्ट किस टाइप से दिखेगा हमको, और फिर उसके हिसाब से हम टेस्ट जनरेट करते हैं। फिर हम जब मल्टीपल डिवाइसेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी फॉल्ट को लेके मल्टीपल डिवाइसेस को टेस्ट करते हैं। अगर हमारी यील्ड बहुत अच्छी आ रही है तो हम बोलते हैं कि हमारा फॉल्ट मॉडल परफेक्ट है या फिर अच्छा है, और हमारी डिवाइस रिलायबल है। और अगर जो हमने फॉल्ट मॉडल बनाया, ठीक है, या फिर जो हमने टेस्ट बनाया था उससे हमारी यील्ड अच्छी नहीं आ रही है, मतलब हम डिवाइसेस को ढंग से टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा टेस्ट अच्छा नहीं था और हमें एक नया टेस्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। सो वी कैन डिजाइन एंड प्लान द राइट एरर मॉडल। दिस इज कॉल्ड डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी। इस पूरी प्रोसेस को जिसमें हम एक फॉल्ट ढूंढते हैं उसको मॉडल करते हैं, and then after modeling a fault we test different devices based on the fault model। इस पूरी प्रोसेस को डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी बोला जाता है। एक सिंपल सा डिज़ाइन फ्लो दिखा रखा है यहाँ पे वीएलएसआई सर्किट्स के लिए, फ्लो चार्ट की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। तो जो अभी मैंने थ्योरी बताई थी, अगर आप ये फ्लो चार्ट बना दोगे और इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो डेट विल बी वेरी गुड, एंड इट विल बी स्कोरिंग फॉर यू एज वेल। ओके। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन लेते हैं, फिर उसके बाद हम आर्किटेक्चर सिंथेसिस एंड हाई लेवल सिंथेसाइजेशन करते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, शेड्यूलिंग एंड बिल्डिंग एंड एलोकेशन। इसका मतलब
जो हमने सपोज आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक डिवाइस बनानी है जो एक्स वाई जेड काम करेगी, और उसमें ये कंपोनेंट्स होंगे और 2 इनपुट्स 3 आउटपुट होंगे। और यू कैन से लेट अस मेक अ डिवाइस एंड गेट। एंड गेट में 2 इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होता है, ये स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, अब वो आप कैसे बनाते हो वो आपके ऊपर है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन हमने ले ली, स्पेसिफिकेशन हम यूज़र के हिसाब से लेते हैं जिसको यूज़ करना है प्रोडक्ट। फिर हम उसका आर्किटेक्चर एंड हाई लेवल सिंथेसिस करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले तो हम उसकी ट्रुथ टेबल वगैरह बनाएंगे कि ट्रुथ टेबल बना दी मैंने, उसके ट्रुथ टेबल में ये पार्ट्स आने चाहिए और इसका आउटपुट इन रिस्पॉन्सेज के हिसाब से पर्टिकुलरली इस टाइप का होना चाहिए। उसके बाद आर्किटेक्चर बताएगा कि उसमें हमें सी मॉस से बनाना है, सिर्फ एन मॉस से बनाना है, सिर्फ पी मॉस से बनाना है, कैसे बनाना है वो एंड गेट। जब हमने ये दोनों चीज़ें कर ली, फिर थर्ड स्टेप आता है आरटीएल डिज़ाइन का। इसका मतलब हम उनको कंबाइन कैसे करें, पी मॉस को या फिर एन मॉस को, या फिर पी मॉस और एन मॉस का कॉम्बिनेशन जो सी मॉस बना रहे हैं, तो उनको कंबाइन कैसे करें कि हमारा एक रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक दिखे। ठीक, फिर लॉजिक सिंथेसिस। इसका मतलब हमने ट्रांजिस्टर वगैरह कनेक्ट कर दिए हैं, अब ट्रांजिस्टर कनेक्ट हो गए, डिवाइस कनेक्ट हो गई है। अब हमें ये देखना है कि उससे लॉजिक कैसे बनेगा। लॉजिक बनने का मतलब, मैंने बोला हमारा वो स्पेसिफिकेशन थी एंड गेट बनना है, तो उसको ए डॉट बी रिजल्ट में आना चाहिए कि ये लॉजिक यहाँ पे टेस्ट होता है। दिस इज लॉजिकल सिंथेसिस। इसके बाद आती है फ्लोर प्लानिंग। ठीक है, फ्लोर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन दो आप लोगों के लिए क्योंकि डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फ्लोर प्लानिंग ऐसे समझ सकते हो, नैंड सॉरी एंड गेट बनाने के लिए 6 ट्रांजिस्टर लगेंगे। तो उन 6 ट्रांजिस्टर को मैं सिलिकॉन वेफर में कैसे प्लेस करूं कि मेरा कम से कम स्पेस आए, या फिर कम से कम वेफर का एरिया यूज़ हो, लेकिन कोई एरर नहीं आना चाहिए। और फ्लोर प्लानिंग का ही पार्ट प्लेसमेंट एंड राउटिंग होती है। इसमें बस साथ में जो आपकी जो हमने ट्रांजिस्टर्स प्लेस किए उसके साथ जो वायरिंग्स वगैरह हैं वो वाला पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, कि वायरिंग्स को कैसे प्लेस करना है कि वो एंड गेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सके। अभी तो एक एंड गेट है, सपोज मुझे 1000 एंड गेट्स प्लेस करने एक सिलिकॉन वेफर में, तो उस टाइम पे इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है प्लेसमेंट एंड राउटिंग वाले पार्ट की। आफ्टर दिस वी आर गोइंग थ्रू टेस्ट प्लानिंग। मतलब अब हमने डिवाइस बना दी, अब हम उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा प्लान यूटिलाइज करेंगे। अभी मैंने डिवाइस हार्डवेयर में प्लेस कर दिया है, तो हार्डवेयर में प्लेस करने के लिए पहले डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स कैसे चेक करेंगे। तो हम लॉजिक चेक करने के लिए अलग टेस्ट प्लान करेंगे, एरर चेक करने के लिए अलग टेस्ट प्लान करेंगे, और सर्किट सही है कि नहीं उसके लिए अलग टेस्ट को प्लान करेंगे। जब ये सब चीज़ें हमारी हो जाती हैं और ये सब चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर में होती है, तब हम एक्चुअली में फैब्रिकेट करते हैं डिवाइस को। फैब्रिकेशन के टाइम पे फिर से हम डिवाइस को टेस्ट करते हैं ताकि हमारी यील्ड का पता चले, और फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद एक बार जब डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हो गई तो हम रेंडमली सैंपल्स लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। ठीक है, जब हम इन सैंपल्स को रेंडमली टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी डिवाइस की यील्ड कितनी हाई है। यील्ड हाई होगी तो फिर हम उसको कस्टमर को शिप कर देते हैं। कस्टमर को शिप करने के लिए भी हम पहले बीटा वर्जन शिप करते हैं, इसका मतलब लिमिटेड कस्टमर्स को डिवाइस शिप करते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी डिवाइसेस में खामियां क्या हैं। इफ़ देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स वी कैन करेक्ट इट बिफोर मेकिंग एनी लॉस फॉर अवर कंपनी, और फिर वो फाइनली एक्चुअल कस्टमर्स को जाती है। तो इसी पूरी प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पॉइंट वाइज कर रखा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा डिटेल में दिया हो तो आप काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में सेम चीज़ को कर सकते हैं। फिलॉसफी ऑफ टेस्टिंग में आ जाते हैं हम पेज नंबर 3 में। ओके, जो फिलॉसफी ऑफ टेस्टिंग है ये मर्फीज लॉज पे बेस्ड है। लास्ट क्लास में भी हमने इसका एक हल्का सा डिस्कशन किया था। ठीक है, एंड फिलॉसफी ऑफ टेस्टिंग बोलती है
If there is a probability that a system can fail, then definitely it will fail. There is a very high chances of failing of system. इसका मतलब जब भी हम कोई डिवाइस बनाते हैं तो हम इतने ध्यान से बनाते हैं कि वो डिवाइस खराब नहीं होनी चाहिए। जब हम मार्केट से कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो 99 टू 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डिवाइस एटलीस्ट फॉर सम मोर ईयर्स, हाँ, इट फॉर दैट डिवाइस फॉर सम मोर ईयर विल वर्क परफेक्टली एंड इन प्रिस्टीन कंडीशन। और कंपनी ने ऐसे जितने भी लैपटॉप्स बनाए होंगे वो सब 100% एक्यूरेट और फंक्शनिंग करेंगे। लेकिन अगर कंपनी को ही डाउट है कि उसके लैपटॉप ढंग से काम नहीं करेंगे तो यूज़र तक जाते जाते वो पहले ही ख़राब हो जाएंगे और इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो एज अ टेस्टिंग यूनिट, इसका मतलब जब हम टेस्ट कर रहे हैं या फिर टेस्ट डेवलप कर रहे हैं किसी भी डिवाइस को चेक करने के लिए, हमारे मेन मोटिव्स क्या होने चाहिए कि सबसे इजी तरीका टेस्ट करने का कौन सा है और सबसे चीप तरीका कौन सा है। ठीक है। कौन सा तरीका ढंग से काम करेगा, कौन सा तरीका ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है। और जब हमने डिफरेंट मेथड्स निकाल लिए तो उनमें से सबसे सस्ता तरीका, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सो एज अ टेस्टिंग यूनिट वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट विच इज चीप, which is working properly and has to be and which has to be discarded। इसका मतलब कौन सा टेस्ट ऐसा है जो ढंग नहीं कर रहा और उसको हटा दिया जाए। फिर थर्ड, which is working properly that can be shifted to first one। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो ढंग से काम कर रहा है और उनमें से सबसे सस्ता टेस्ट कौन सा है। ओके। टेस्टिंग ऑफ अ सिस्टम comprises of subjecting it to input and checking its output to verify whether it can work as per specification targeting during the design। इसका मतलब जब हम टेस्टिंग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब किसी भी स्पेसिफिकेशन की, ठीक है, तो हम उसको डिफरेंट इनपुट्स देंगे। सपोज मैं एंड गेट है तो एंड गेट में दो इनपुट होते हैं, ए एंड बी, और एक आउटपुट होता है। ठीक है। अगर हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल देखेंगे तो उसमें चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर मुझे एंड गेट को टेस्ट करना है कि उस ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, तो मैं चारों इनपुट वन बाय वन लगाऊंगा और चेक करूंगा कि उसका आउटपुट ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। एंड ये टेस्टिंग होगी। लेकिन अगर सिंगल एंड गेट को टेस्ट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर मुझे 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर 10 करोड़ एंड गेट्स को टेस्ट करना है, तब क्या करूंगा मैं? देन आई विल हैव टू यूज सम ऑटोमेटेड टेक्निक जो हमको इस चीज में हेल्प करे। ठीक। we are applying some input and output are receiving, the output should be as per the specification which we have told. If infinite time is available then we can apply as large number of inputs as possible for testing, but practically the number of inputs to be applied during testing which must less during a timing constraint। अब देखो, अगर मुझे किसी डिवाइस को टेस्ट करना है और काफ़ी बड़ी डिवाइस है, काफ़ी सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उसमें, तो मैं, और मेरे पास अगर इन्फिनाइट टाइम है तब तो मैं सारे कॉम्बिनेशन लगा के चेक कर लूंगा। ठीक है। एंड गेट था, एंड गेट बहुत सिंपल डिवाइस है, बट अगर मेरी कोई कॉम्प्लेक्स डिवाइस है जिसमें सपोज 1000 इनपुट्स हैं, तो 2 to the power 1000 मेरे इनपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर मैं 2 to the power 1000 इनपुट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो मैं उस डिवाइस को टेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि एक डिवाइस को टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो इसलिए हम एक प्रैक्टिकल टेस्टिंग सॉल्यूशन लाते हैं और बहुत कम इनपुट कॉम्बिनेशंस देके वो आउटपुट को चेक करते हैं, और ये टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से होता है। लेकिन जब हम कम इनपुट्स देके ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कम से कम इनपुट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो जाए जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। टू देन कम स्टेप्स टू चेक
प्रेस, ओके। ये एक एग्जांपल है कि अगर आपको जो प्रेस होती है जिससे हम कपड़ों को आयन करते हैं ना, इस्त्री करने के लिए जो वो होती है, अगर हम उसको टेस्ट करना होगा तो उसके लिए कैसे स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस एग्जांपल को आप लोग देख सकते हैं। चलो, कमिंग ऑन टू टेस्टिंग ऑफ डिजिटल वीएलएसआई सर्किट्स। ओके, एक सिंपल सा नैंड गेट का सर्किट दे रखा है जिसमें ऊपर पे दो पीमॉस लगे हुए हैं और नीचे पे दो एनमॉस लगे हुए हैं। अभी हमारा नैंड गेट है तो नैंड गेट का सिंबल यहाँ पे शो कर रखा है। हमारे पास दो इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा। इनपुट्स आर V1 एंड V2, आउटपुट इज शोन बाय O/P। और नैंड गेट की ट्रुथ टेबल दे रखी है जो बताती है कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1 पे मुझको क्या आउटपुट्स मिलने चाहिए। ठीक है, जो पैरामीटर मुझे टेस्ट करना है वो डिले है, पावर है एंड एरिया है। और ये इसलिए टेस्ट करने हैं ताकि मैं डिटेल्ड फंक्शनैलिटी चेक कर सकूं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें डिज़ाइन फंक्शनैलिटी। डिज़ाइन फंक्शनैलिटी इज डिले टेस्ट आता है इसके अंदर। डिले टेस्ट बताता है स्पीड विच विल डिपेंड अपॉन डिले। ओके, इसका मतलब 0 से 1 जाने में या फिर 1 से 0 जाने में हमारे सिस्टम को कितना टाइम लग रहा है। नाउ हमारे इनपुट्स दो हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डबल कॉम्बिनेशन ले रखे हैं। 1 1 से वो 0 0 पे जा सकता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, या फिर 0 0 से 1 1 जाने में। नाउ ऐसा हो सकता है कि मेरा जो ए है वही स्विच कर रहा हो, बी स्विच ना कर रहा हो। तो 1 0 से 0 1 जाने में या फिर 0 1 से 1 1 जाने में कितना टाइम लगेगा, एंड 1 1 से 1 0 या फिर 1 0 से 1 1 जाने में कितना टाइम लगेगा। और इनमें से जो हमने ये डिफरेंट चार कॉम्बिनेशन देखे हैं यहाँ पे, ये चार कॉम्बिनेशन हमको दिख रहे हैं, तो इनमें से वर्स्ट केस कौन सा है। जो वर्स्ट केस होगा वही डिवाइस का डिले है, उससे बेटर केस वाले डिले में नहीं आते। इसी टाइप से अगर हमें पावर कंजम्पशन चेक करना है तो हमें स्टैटिक एंड डायनामिक पावर कंजम्पशन डिवाइस का चेक करना है। स्टैटिक पावर कंजम्पशन क्या होता है और डायनामिक पावर कंजम्पशन क्या होता है वो देखते हैं। Static power consumption is when the gate is not functioning, still there can be some power loss due to leakage. सपोज मैंने 1 1 अप्लाई कर रखा है और आउटपुट मेरा 0 आ रहा है। तो इस टाइम पे जब मेरा आउटपुट 0 आ रहा है, गेट पे इनपुट 1 1 है और कोई स्टेट का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पे हमारा कितना लॉस हो रहा है ये स्टैटिक पावर कंजम्पशन में आता है। इसका मतलब डिवाइस में कुछ नहीं हो रहा है, कोई स्टेट का चेंज नहीं हो रहा है उसमें। अब डायनेमिक पावर कंजम्पशन क्या होता है, जब हमारे इनपुट्स चेंज होते हैं 0 से 1 और 1 से 0 में। तो इसमें ऑफन जैसे हमने देखा था इन्वर्टर में, इनपुट 0 रखते हैं तो आउटपुट 1 मिलता है, 1 रखते हैं तो आउटपुट 0 मिलता है। लेकिन बीच में VIL और VIH के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन रहते हैं। तो जब वो दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन रहते हैं तो उस टाइम पे हमारा पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो डायनेमिक पावर कंजम्पशन में आता है। इसका मतलब जब हम स्विच कर रहे हैं 0 से 1 के लिए या फिर 1 से 0 के लिए, तो उस टाइम पे कितना पावर हमारी डिवाइस लेगी। देन कम्स एरिया। जनरली एरिया कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द डिज़ाइन। ठीक है, अब मेरे ये चार ट्रांजिस्टर्स है सर्किट में। ठीक है, मैं कम से कम एरिया यूज़ करके इन ट्रांजिस्टर्स को कैसे प्लेस करूँ और इनकी वायरिंग और इंटरकनेक्शन कैसे करूँ, ये मेरे एरिया कंसिडरेशन में आते हैं। और एरिया कंसिडरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटरकनेक्टिंग वायर्स हमको यहाँ पे दिख रही हैं वो हमारी सर आपकी आवाज गायब हो गई है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक। तो हम एरिया कंसिडरेशन देख रहे थे। सर एरिया वो आप कंसिडरेशन, वायर्स वायर्स वगैरह बता रहे थे आप, हाँ वायर्स बता कि रहे थे कितना कि वायर्स हम्म। गोल्ड की होती है। तो इसलिए हमें कम से कम वायरिंग यूज़ करके मैक्सिमम इंटरकनेक्शन करने हैं। लेकिन कम से कम वायरिंग यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि हम क्या नहीं करेंगे। बीच में पैरासिटिक कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देंगे या डिवाइस में कोई और नया फॉल्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब चीज़ें देख के हमको अपना सर्किट का एरिया कंसिडरेशन चलना पड़ता है। ठीक है। आदर्श, कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार बता देना मुझे। यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल नैंड गेट की टेस्टिंग करूंगा तो वो कैसे होती है? तो थ्रेशोल्ड लेवल टेस्टिंग में सबसे पहले क्या करूंगा, टू टेस्ट द लॉजिक जीरो और वन इन अ डिजिटल सर्किट देयर इज अ वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू जीरो एंड वैल्यू वन। ठीक है। तो जब भी डिजिटल सर्किट्स में हम देखते हैं तो जीरो और वन के लिए अलग अलग वोल्टेज लेवल सेट होते हैं। जीरो के लिए नॉर्मली जीरो वोल्टेज सेट होता है और वन के लिए 5 वोल्ट्स का वोल्टेज सेट होता है। तो हम बोलते हैं जो भी 4.5 से 5.2 के बीच है उसको हम लॉजिक वन मान लेंगे, और जो भी 0 से 0.3 के बीच है वो लॉजिक ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है। ये शायद हमने परसों कंसिडरेशन देखा भी था जब हम इन्वर्टर का वीआई कर्व देख रहे थे। तो नॉर्मल टेस्टिंग में तो हम इतना ही देखेंगे। लेकिन अगर हमें डिटेल टेस्टिंग देखनी है सपोज नैंड गेट की, तो उसकी आउटपुट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज देखेंगे। दीज टेस्ट आर पॉसिबल बट नॉट पॉसिबल विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है। तो जो हम नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे हैं वो तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम डिटेल टेस्टिंग कर रहे हैं और हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम डिटेल टेस्टिंग डिवाइस की नहीं कर सकते टाइम की कमी के कारण। इसलिए हम क्या करते हैं, डिजिटल टेस्टिंग करते हैं। डिजिटल टेस्टिंग में क्या होता है, सर्किट इट इज़ फॉर टेस्टिंग अ डिजिटल सर्किट। सबसे पहले तो सिर्फ डिजिटल सर्किट्स के लिए यूज़ होगा। It is defined as testing of digital circuit to verify the performance of a specified logic function and in proper time frame। तो हम अगर टेस्टिंग करेंगे डिवाइस की तो हम उसके थ्रेशोल्ड लेवल्स चेक नहीं करेंगे, उसकी डिटेल फंक्शनिंग और उसकी वीटीसी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डेट इज वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक नहीं करेंगे। बोलो आदर्श। सर इसको फिर से बताएगा सर, डिजिटल टेस्टिंग। अच्छा, एक मिनट बताता हूँ। हाँ, पहले ये यस देखो, सर। अगर मुझे किसी भी डिवाइस की टेस्टिंग करनी है, सपोज नैंड गेट का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो मैं उसकी थ्रेशोल्ड लेवल टेस्टिंग करूंगा कि उसके लिए वन का मतलब क्या है, 4.5 से 5.2 तक है या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा या कम है। ज़ीरो का मतलब क्या है, 0.3 वोल्ट से 0 वोल्ट तक है या फिर 0.5 वोल्ट से 0 वोल्ट तक है, जिसको वो लॉजिक ज़ीरो मानता है, जिसको वो लॉजिक वन मानता है। ये थ्रेशोल्ड लेवल टेस्टिंग होगी। इसके बाद डिटेल्ड टेस्टिंग आएगी। इसका मतलब उसकी हम आउटपुट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज देखेंगे और बाकी चीज़ें देखेंगे जैसे वी आई एल वी ओ एच वगैरह देखेंगे। तो अगर मुझे एक गेट के लिए करना हो तब तो ये सही है, लेकिन जब मुझे वो 1 लाख गेट्स के लिए या फिर 10 लाख गेट्स के लिए करना हो तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए हम डिजिटल टेस्टिंग करते हैं। अब डिजिटल टेस्टिंग में क्या होता है,
हम डिवाइस का फंक्शन टेस्ट करेंगे कि मैंने इनपुट दिया एक, सपोज 0 0 मैंने इनपुट दिया, तो नैंड गेट का आउटपुट 1 आना चाहिए। अब 0 0 के लिए 1 आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मैं डिजिटल टेस्टिंग में चेक करूंगा। ठीक है, तो ये डिजिटल टेस्टिंग का पार्ट है। सो एम क्या है, इट इज डिफाइंड एज टेस्टिंग ऑफ डिजिटल सर्किट टू वेरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड लॉजिक फंक्शन एंड इन प्रॉपर टाइम। इसका मतलब मैं डिवाइस का लॉजिक फंक्शन चेक करूंगा। नैंड गेट का लॉजिक फंक्शन है ए डॉट बी का बार, तो ये फंक्शन मैं डिफरेंट इनपुट्स दे के टेस्ट करूंगा। ठीक है, तो अगर मेरा कोई डिजिटल सर्किट है, जिसको मैंने डिजिटल सर्किट को लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सर्किट अंडर टेस्ट, कोई भी सर्किट है जो हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं, उस पर मैं इनपुट पैटर्न्स दूंगा और आउटपुट पैटर्न्स उसके ले लूँगा। ठीक है, अब मैंने इस सर्किट का, जो ये सर्किट को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं, स्टोर्ड करेक्ट और गुड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, अब जो इस सर्किट का आउटपुट आ रहा है और जो मेरे एक्चुअली में आउटपुट आना चाहिए जो यहाँ पे स्टोर करके रखा है, मैं दोनों को कंपेयर करूँगा। अगर दोनों सही हैं, मैच कर गए मेरे हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, तो डिवाइस सही है। अदरवाइज डिवाइस में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है और हमें उस डिवाइस को फिर से करेक्ट करना पड़ेगा। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या करने पड़ेंगे, इनपुट नंबर्स देने पड़ेंगे, तो वो एक टाइम फ्रेम में नहीं हो सकते या फिर उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ATE, ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट। ठीक है, ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट का डिस्कशन हम कब कल करेंगे या फिर जब भी नेक्स्ट टाइम क्लास होगी। कल से तो ओके आपके सर। टेस्ट है ना? यस सर। हाँ, तो क्लास में नहीं आओगे मेरे ख्याल से। आई होप सो। चलो ठीक है, जैसा भी होगा हम देख लेंगे। अदरवाइज यस मंडे सर। से हम ATE का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप एक यस बार सर। इन नोट्स को, अगर आपको टाइम मिलेगा तो संडे को इन नोट्स को एक बार पूरा देखना। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, इसके अलावा सर क्या आवाज़ सेम नोट्स, अच्छा, मैं बोल रहा हूँ इन नोट्स को एक बार देखना, 12 ही पेजेस हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 3 4 पेज जितना हमने पढ़ लिया अभी वो देख लेना आप। ठीक है, अगर डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना। ठीक। और इन्हीं चीज़ों को आपको जो मैंने बुक दे रखी है टेस्टिंग की, उसमें भी दे रखे है चैप्टर 3 में मेरे ख्याल से, या चैप्टर 2 में। तो हल्का सा उससे आइडिया ले सकते हो, टॉपिक वाइज पूरा हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ी बुक है वो, तो हर चीज़ नहीं पढ़नी है। जो हमने एकाध एकाध टॉपिक डिस्कस किए वो उस बुक से पढ़ लेना, तो फिर मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे और आगे का देखेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है चलो ओके, ठीक है, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, आप लोग जा सकते हो। ओके, थैंक यू। सर।